वारिस पठान जी। उन्होंने खुलेआम फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, अच्छा। मैंने रिकॉर्डिंग भी, वो इलेक्शन के टाइम चली थी, मुझसे 50 लाख का ऑफ़र किया। हैदराबाद में भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि सर असद साहब तो शायद ऐसा नहीं करेंगे, असद साहब तो शायद उन्हें पता भी नहीं होगा, खैर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो दिनों रात दीन इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की इज्जत की। तो ये ज़िल्लत वाली बात कहाँ से आ गई 50 लाख रुपए? और जो ये सुन रहे होंगे ना, उन्हें पता है ये किस चीज़ से बात कर रहे हैं। अच्छा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह आप चैनल पे कहते हैं ना, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, तो मैं भी उस खुदा से डरता हूँ। कल मंत्रिमंडल विस्तार होता है और आज आप बहराइच में आ जाते हैं। सर चुनाव का भी वक्त है 2022 को, तो अभी आना मतलब क्या दिखलाना चाहते हैं? आपके कार्यकर्ता, आपके एमएलए, आपके एमपी, आप सर खुलेआम है उसे धमकाना कहेंगे। उसके बाद ना होम मिनिस्टर हरकत में आते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हरकत में आते हैं, ना सीएमओ की टीम हरकत में आती है। तो यही वजह है कि लोग कहते हैं कि आपके तार भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। और हम इस वक्त मौजूद हैं AIMIM में रहे पुराने उनके कार्यकर्ता रहे शान इलाही तुर्की साहब के पास। हम उनको से बात करेंगे कि MIM की क्या नीतियां होती हैं और आने वाले वक्त, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आने वाले वक्त में किस तरह से MIM अपनी परफॉर्मेंस देगी। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले सर ये बताइए, आप MIM से जुड़े जी, तो फिर उससे हटने की वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए सबसे बड़ी वजह ये है, वो कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब कुछ लोग कहेंगे अंगूर खाने तो मिले, अब मिले खट्टे, तो कहते हैं ना कि खट्टे हैं तो भाई बदनामी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ मैं, और एकदम बेबाक बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग भी अल्लाह रसूल को मानते हैं। और हम जब इस दुनिया में आए थे, तो जिस तरह असद साहब दुनिया में मुसलमानों के बारे में बताते हैं कि भाई कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, बेशक आप गाइडेंस हमारे नहीं हैं, हम फॉलोअर्स सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हैं। और हमें पता है हदीस में 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, अच्छे काम करना, हमें सब कुछ पता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी आपसे कि इलेक्शन आते आते ये पैसों में कैसे तब्दील हो जाती हैं बातें। मैं एक काउंसिलर के लिए मुंबई बांद्रा स्थित वार्ड 96 से एक कैंडिडेट था। रातों रात खबर आती है कि बेटा आपको 50 लाख का इंतज़ाम करना होगा। मैंने बोला 50 लाख क्या कहते हैं सर, मुझे समझ में नहीं आया 50 लाख क्या होता है। मैं समझा कोई मजाक कर रहे हैं। तो इनके आमदार हैं जो वारिस पठान जी। उन्होंने खुलेआम फ़ोन पर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी, अच्छा। मैंने रिकॉर्डिंग भी, वो इलेक्शन के टाइम चली थी, मुझसे 50 लाख का ऑफ़र किया। मैंने पूछा कि सर मैं 2 से 3 साल दिन रात अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के आपके पीछे लगा हूँ, कभी हैदराबाद जा रहा हूँ, कभी आपके प्रचारों में, दिनों रात काम में, आपके एक्टिविटी में आपके साथ हूँ, तो मेरी कमियाँ कहाँ रह गई? तो उन्होंने कहा बेटा ये सब बातें रहती हैं, लेकिन पार्टी को पैसा लगता है, पार्टी को पैसा देना पड़ता है। तो मैंने बोला अच्छा सर, ठीक है। मैंने बोला सर मैं अरेंज करता हूँ। मैं सोचा सर मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा खुले अल्फाजों में कि हमारे एमएलए को पैसे पहुँचाने पड़ते हैं, ऊपर के जो लोग हैं हैदराबाद में भी पैसे पहुँचाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि सर असद साहब तो शायद ऐसा नहीं करेंगे, असद साहब तो शायद उन्हें पता भी नहीं होगा, खैर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि वो दिनों रात दीन इस्लाम की बात करते हैं, मुसलमानों की इज्जत की। तो ये ज़िल्लत वाली बात कहाँ से आ गई 50 लाख रुपए? उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई आए थे, उन्होंने खास कर ये कहा कि बेटा ये इलेक्शन में हमारी बहुत बदनामी हुई है, आप शांत हो जाइए, हम अगले चुनाव में आपको टिकट देंगे, आप रही है हमारे साथ। मतलब सर मेरी फॉल्ट क्या है ये तो बता दीजिए। टिकट भी ऐसे लोग को दी गई कि जो आज दूसरी पार्टी में चले गए, उस वक्त इलेक्शन लड़ने के बाद भी जो लोग इनका वो लाए थे इनकी तरफ से सिफारिश। तो मेरी ये बोलने की बात है, मैं ब्लेम पार्टी को नहीं कर रहा हूँ,
कि कुछ लोग जो हेलीकॉप्टर से आते हैं तुरंत और टिकट लेके चले जाते हैं, जो दिनों रात मेहनत करता है, दिनों रात आपके पीछे कार्यकर्ता नारे तकबीर अल्लाह अकबर जो बोल के घूमता है, अचानक ये बात गुमराह कैसे हो जाती है और ये पैसों की बातें कहाँ से आ जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप खुल के कहिए ना कि हम पैसे लेते हैं, तो फिर वही बात हम भी करेंगे कि सर कितने में टिकट मिलेगी, कितने में नहीं। कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम आज तक बीएसपी पर तो लगता आया था कि पैसे लेकर टिकट का दिया जाता है, लेकिन आप पहले शख्स ऐसे हैं जो एमआईएम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो क्या ये पर्सनल कुड़न कह सकते हैं इसको कि आपको टिकट नहीं मिला, इस वजह से ये आपका जो है गुस्सा निकल रहा है, या फिर कोई ऐसा बात है जो वाकई ये साबित कर सकते हैं आप? देखिए, मेरे पास बहुत प्रूफ हैं जी। उधर से कुछ आने तो दीजिए, तो रिवर्ट में मैं कुछ करूं ना। अच्छा। मेरे पास बहुत हैं, और जो ये सुन रहे होंगे ना उन्हें पता है ये किस चीज से बात कर रहे हैं। अच्छा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह आप चैनल पे कहते हैं ना मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, तो मैं भी उस खुदा से डरता हूं और 5 वक्त नमाजी हूं, लॉ कर चुका हूं, MBA कर चुका हूं, इंजीनियर कर चुका हूं। छोटा बच्चा समझ के हमको ना घबराना रहे, वो गाना सुना होगा आपने। तो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना, उसके बाद ये ना कहना मजबूरी में कि गलती हो गई थी, माफ़ कर दो। मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं, उन्हें कह रहा हूँ जो लोग ये पैसों की बाजारी करते हैं और कार्यकर्ताओं के को हर्ट करते हैं और उनकी कहते हैं ना कि उनके विचारों के साथ खेलते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए। आज जो टीवी पे बैठे बैठे अपने आप को प्रवक्ता कहते हैं और चिल्लाते हैं, थोड़े वक्त पहले वो दरवाज़ा कांग्रेस का खटखटा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। किस लिए? साहब हमें MLC दे दो, हम आपकी पार्टी में आ जाएंगे। तो फिर कहाँ है कौम और मिल्लत? कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन दलित? कुछ नहीं, सब दुआ है। राहत इंदौरी साहब की राय याद आती है, ये सब दुआ है। बोलते हैं ना कोई आसमान थोड़ी है, तो ये वही है, ये सिर्फ धुआं है। लोगों को दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। अच्छा, एक कहीं ना कहीं जब मैं शहर में जाकर लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, लोगों की बाइट लेता हूँ इलेक्शन को लेकर, तो एक जो दूसरी पार्टी के लोग हैं अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। तो आप उनके कार्यकर्ता रहे हैं, तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, शुरुआत में जब मैं उनके साथ जुड़ा तो मुझे असद साहब का, तो मैं क्लियर कहता हूँ कि मैंने असद साहब को कभी इस चीज़ में देखा तो नहीं है, क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी बंदा है और बाकायदा बहुत फॉलोअर्स है अल्लाह रसूल को मानने वाले, मैं क्लियरली। लेकिन जब बात आती है कि कांग्रेस की जो सीट हुआ करती थी, समाजवादी की जो सीट हुआ करती थी, JDU की जो सीट हुआ करती थी, वहाँ पर असद साहब अपने कैंडिडेट क्यों उतारते हैं? फिर वो कहते हैं कि संविधान में हमें भी अधिकार है लोकतंत्र में अपनी पार्टी को बढ़ाना, सीट लगाना। लड़िए सर, यूती में लड़िए, आप कांग्रेस को साथ लेके लड़िए, आप सपा को साथ ले लीजिए, आप आम आदमी को साथ ले लीजिए। लेकिन जब वो आप कहते हैं कि बाद में ना कहना, मतलब कल मंत्रिमंडल विस्तार होता है और आज आप बहराइच में आ जाते हैं। सर, चुनाव का भी वक्त है 2022 को, तो अभी आना मतलब क्या दिखलाना चाहते हैं? ये एक पॉइंट उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं इसको एक एजम्पशन कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो कहते हैं कि मुझे मेरे बारे में कोई क्या भी बोले, कुछ भी बोले, हाँ मैं बिक गया, मैं बीजेपी की बी टीम हूँ, जो भी वो बोलते हैं ना, मैं फिर भी लड़ूंगा। मैं सर बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुसलमानों का मुस्तकबिल बिक चुका है सर। अच्छा, उनका कहना यह है कि हमें इसलिए कोई गठबंधन में शामिल भी नहीं करता है कि मुस्लिम क़यादत जो है वो आ जाएगी, यानी कि ओवैसी साहब जो हैं क्या मुस्लिम क़यादत कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, आपको संविधान के बारे में भी पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हम चंद लोगों को लेके सरकार नहीं बना सकते, अलायंस करना ही होगा। मुस्लिम प्लस दलित, मुस्लिम प्लस दलित या फिर नॉन मुस्लिम या फिर पारसी या फिर जो भी कम्युनिटी के हैं, आप जहाँ जहाँ जाओगे आपको लेके लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे कि मुसलमान 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 ये अल्फाज ही करते रहोगे, तो आप राजनीति में सिर्फ मुसलमानों को एग्रेसिव करके
भड़का कर, जोश में लाकर वहां कैंडिडेट के वोट जरूर काट सकते हो, लेकिन मुसलमानों को हक और न्याय नहीं दिला सकते। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों को तकलीफ होती है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में इतने केसेस हुए, कहां सर आपने आवाज उठाई? आज मैं ये पूछना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी जेल में है, तुम्हारे समाजवादी आजम खान जेल में है, तो सर ये भी तो मुसलमान हैं, लोकसभा सांसद हैं, एक एमएलए हैं, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया जाता है थोड़ी सी बात कहने पे। आपके कार्यकर्ता, आपके एमएलए, आपके एमपी, आप सर खुलेआम एक उसे थ्रेटनिंग कहेंगे, अगर एक कानून की भाषा में कहें उसे धमकाना कहेंगे, उसके बाद ना होम मिनिस्टर हरकत में आते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हरकत में आते हैं, ना सीएमओ की टीम हरकत में आती है। तो यही वजह है कि लोग कहते हैं कि आपके तार भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। तो ये थे एमआईएम के एक पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने एमआईएम पे बहुत ही बेबाकी से इल्ज़ाम लगाए। अब हम इंतज़ार करेंगे कि एमआईएम की तरफ से इसका जवाब देने के लिए कोई आगे आता है या नहीं। अगर कोई आगे आना चाहता है तो हमारा नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और इनकी बातों का जवाब हमारे चैनल के ज़रिए ज़रूर दें। द पब्लिक वीक देखते रहें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक वीक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।